हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले द फॉरेस्ट एक्ट कंप्लीट पढ़ेंगे 1927 का। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है जो आपके एग्जाम के लिए है वो सारा कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो द फॉरेस्ट एक्ट है ना, ये दिया हुआ है आपके सब्जेक्ट एनवायरमेंटल लॉ में। एक एक्ट दिया हुआ है, 3 एक्ट दिए हुए हैं, 2 ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ठीक है, वीडियो यहाँ पे आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आ जाएगी, तो देख लेना। ठीक है, तो एज ऑलवेज पेन पेपर लेके बैठ जाओ। ठीक है, राइट डाउन कर लो अगर टाइम है तो, नहीं से ध्यान से सुन लो। ध्यान से सुनोगे तो भी सारा कुछ दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये द फॉरेस्ट एक्ट है 1927, ये बनाया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए। फॉरेस्ट मतलब जंगलों को मैनेज करने के लिए बनाया गया था ये इंडिया में। ये पावर देता है गवर्नमेंट को डिक्लेयर करने के लिए फॉरेस्ट को एज ए रिजर्व्ड फॉरेस्ट, या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, या फिर विलेज फॉरेस्ट। अब ये क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और रेगुलेट करता है यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है ये भी आगे पढ़ेंगे, बट फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि वुड, हनी, लीव्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये पनिश करता है इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज को, हंटिंग, कोई इलीगल हंटिंग कर रहा है उसको, या फिर डैमेजिंग फॉरेस्ट लैंड इलीगली अगर कोई कर रहा है तो उनको पनिश करता है। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, और अभी भी यूज होता है डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए और नेचर को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा एक्ट एक्सप्लेन करूंगा बहुत आसान भाषा में। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ और सेक्शंस के साथ। तो फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, ये एक मेन लॉ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इंडिया में, बट बिफोर 1980, क्योंकि 1980 में आ गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पावर देता है गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए जंगलों को। ठीक है, ये अभी भी इन फोर्स है, काम करता है कुछ दूसरे एनवायरमेंटल लॉज के साथ, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक है, इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे वैसे आप खुद भी लिख सकते हो, बट देखो पढ़ते हैं। इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये एक्ट बनाया क्यों गया था, सबसे पहले तो ये प्रोटेक्ट करता है फॉरेस्ट को। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है, किससे, डिस्ट्रक्शन से, कटिंग से और मिसयूज से। ठीक है, रेगुलेट करता है यूज ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कंट्रोल करता है कलेक्शन एंड यूज ऑफ थिंग्स जैसे कि वुड, बैम्बू और लीव्स। ठीक है, उनका कलेक्शन को कंट्रोल करता है, उनके यूज़ को कंट्रोल करता है। डिक्लेयर करता है फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है, गवर्नमेंट को पावर दी गई है डिक्लेयर करने के लिए फॉरेस्ट लैंड को एज ए रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या फिर विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, प्रिवेंट करता है इलीगल एक्टिविटीज़ को, ये रोकता है इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि कटिंग ऑफ ट्रीज, हंटिंग ऑफ एनिमल्स और ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स मतलब चराना। ठीक है, जंगलों के एरियाज़ में। ठीक है, ये सपोर्ट करता है रिवेन्यू कलेक्शन को। जब ब्रिटिश टाइम था, जो फॉरेस्ट होते थे ना, वो बिग सोर्स था इनकम के लिए। ठीक है, बट इस एक्ट ने हेल्प किया गवर्नमेंट को रिवेन्यू अर्न करने में जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे उनसे। एनवायरमेंटल बैलेंस ओरिजिनल एम था ना इस एक्ट का, वो था कंट्रोल करना और रिवेन्यू जनरेट करना, बट ये अभी हेल्प करता है कंजर्व करने में, मतलब प्रोटेक्ट करने में एनवायरमेंट को, और मेंटेन करने में इकोलॉजिकल बैलेंस एनवायरमेंट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कैसे हेल्प करता है मेंटेन करने में एनवायरमेंटल बैलेंस को। प्रीवियस ईयर में भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, बट ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं एक बारी। जो द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है ना, ये बनाया गया था ब्रिटिश टाइम पे, ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल करने के लिए फॉरेस्ट का यूज, बट आज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटेक्ट करने में एनवायरनमेंट को और मेंटेन करने में इकोलॉजिकल बैलेंस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने क्यों करता है। सबसे पहली बात, ये प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट होता है वो इक्वल होता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के, मतलब अगर आप फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करोगे ना तो आपका एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि जंगलों से कितना कुछ हमें मिलता है। ठीक है, जो बहुत सारे ट्रीज वगैरह होते हैं उनको एक नेचुरल एयर प्यूरीफायर बोला जाता है। जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, हवा को साफ रखते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं वो पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, जिनको बोला जाता है नेचुरल एयर प्यूरीफायर्स। डिफोरेस्टेशन को रोकते हो तो ये एक्ट हेल्प करता है कंट्रोल करने में क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, जो ये एक्ट है ये प्रिजर्व करता है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को, मतलब कि जो जंगल होते हैं वो घर होते हैं काफ़ी एनिमल्स और बर्ड्स के। ठीक है, तो ये एक्ट प्रिवेंट करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है उनको खत्म होने से बचाता है, और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये सोयल इरोजन और फ्लड्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, जो ट्रीज होते हैं ना उनकी रूट्स होती है वो सोयल को होल्ड करती है, मतलब मिट्टी को होल्ड करती है बाय प्रिवेंटिंग ट्री कटिंग। ठीक है, कैसे, जो ट्री कटिंग अगर नहीं होगी तो सोयल इरोजन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, और रिड्यूस करेगा फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स। फोर्थ है, ये कंट्रोल करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को फॉरेस्ट में। जो एक्ट है ना ये कंट्रोल करता है ग्रेजिंग,
कटिंग ऑफ ट्रीज और हंटिंग को, जो हेल्प करती है फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को अनडिस्टर्ब रखने में, ठीक है, मेंटेन करती है नेचुरल साइकिल्स को प्लांट की और एनिमल्स की, ठीक है। ये सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब जो ये एक्ट है ना, ये रेगुलेट करता है कि कैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज किया जाएगा। फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब जैसे कि वुड, बैम्बू या फिर गम, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है ओवर एक्सप्लोइटेशन को और अलाउ करता है रीग्रोथ को, ठीक है। कैसे सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो बताती हैं कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कैसे हेल्प करता है मेंटेन करने में एनवायरमेंटल बैलेंस को, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, जाकर के आप देख लो, आई बटन में लिंक आ जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, ठीक है। इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज डिस्क्राइब की हुई है, यहाँ पे 3 कैटेगरीज डिस्क्राइब की हुई है इस एक्ट के अंदर। पहली है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जो दी हुई है सेक्शन 3 से 27 में, ठीक है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होता है, ये मोस्ट प्रोटेक्टेड कैटेगरी होती है फॉरेस्ट की। अगर कोई एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है एज ए रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी जब तक गवर्नमेंट उसको परमिट नहीं करती है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी भी फॉरेस्ट लैंड को एज ए रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है। तो लोग होते हैं ना आसपास, वो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, उस जंगल में वो कुछ भी नहीं कर सकते उस फॉरेस्ट में, जब तक गवर्नमेंट क्लियरली उनको परमिशन नहीं देती करने के लिए। एक्टिविटी जैसे कि ग्रेजिंग, हंटिंग और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो बैन कर दी जाती है बिना परमिशन के। एग्जाम्पल पढ़ो, जैसे कि एक थिक जंगल है, उसमें बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी उसको एज ए रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है। कोई भी उसमें एंटर नहीं कर सकता, उसके ट्रीज को कट नहीं कर सकता या फिर एनिमल्स को हंट नहीं कर सकता बिना प्रायर अप्रूवल से। जहाँ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दिया हुआ सेक्शन 29 से 34 में, ये लेस स्ट्रिक्ट होते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट से। रिजर्व्ड फॉरेस्ट तो आपको पता है बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, यहाँ पे बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कुछ भी अलाउ नहीं होता है। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं वो लेस स्ट्रिक्ट होते हैं उनसे जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं ना, वो डिक्लेयर कर देती है किसी भी फॉरेस्ट लैंड को इसकी स्टेट के पास ओनरशिप है, ध्यान रखना, एज ए रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है, एक सिंपल नोटिफिकेशन से। जो गवर्नमेंट होते हैं ना, वो कंट्रोल करती है फॉरेस्ट को, बट लोगों को अलाउ करती है किसमें, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में यूज करने के लिए कुछ सर्टेन थिंग्स, ठीक है। जो लोग होते हैं ना, वो कुछ चीज़ें कर सकते हैं जंगल में जब तक गवर्नमेंट क्लियरली उनको मना नहीं करती। जैसे कि कोई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, उसमें विलेजर को अलाउ कर सकते हैं वो ड्राई वुड को कलेक्ट करने के लिए, एनिमल्स को, कैटल को चराने के लिए, बट कटिंग ग्रीन ट्रीज विदाउट परमिशन अलाउ नहीं होता है, ठीक है। आप जो ग्रीन ट्रीज है ना, उनकी कटिंग बिना परमिशन के नहीं कर सकते हो, ठीक है। तीसरा है विलेज फॉरेस्ट, जो दिया हुआ है सेक्शन 28 में। ये मैनेज किया जाता है विलेज कम्युनिटीज़ के द्वारा, ठीक है। जो गवर्नमेंट होते हैं ना, ये राइट असाइन करती है विलेज को यूज करने के लिए फॉरेस्ट को, ठीक है। जो विलेजर्स होते हैं वो टेक केयर करते हैं फॉरेस्ट को और यूज करते हैं इसको अपने कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए। जैसे कि कोई स्मॉल विलेज है, मेंटेन करता है नियर बाई फॉरेस्ट को, वो कलेक्ट कर सकते हैं लकड़ी, वहाँ से ग्रेज कर सकते हैं, एनिमल्स को चरा सकते हैं, बट उनको प्रोटेक्ट और मैनेज भी करना पड़ता है फॉरेस्ट को रेस्पॉन्सिबली, वो भी, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप उसको यूज कर लोगे बट और मैनेज नहीं करोगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होएगा। यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा और मैनेज भी करना पड़ेगा, वो भी रेस्पॉन्सिबली, ठीक है। इस टेबल में मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है रिजर्व्ड फॉरेस्ट का और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये ज़रूरी है। जब आप एग्जाम में लिखते हो ना, तो आप अगर पैरा वाइज लिखते हो ना, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना टेबल बनाने के बाद पड़ता है, ध्यान रखना। अगर हो सके तो टेबल ज़रूर बना के आया करो, ठीक है। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये डिक्लेयर की गई है अंडर सेक्शन 20 रिजर्व फॉरेस्ट की, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की डिक्लेयर की गई है अंडर सेक्शन 29 इस एक्ट के, ठीक है। लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होती है यहाँ पे, एन मिसिंग है, ठीक है। लेवल ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं, यहाँ पे लेस प्रोटेक्शन होती है रिजर्व फॉरेस्ट से। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूल क्या है, यहाँ पे सब चीज़ प्रोहिबिट होती है अनलेस कोई स्पेसिफिकली अलाउ नहीं किया जाता गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे सब चीज़ अलाउ होती है अनलेस कोई स्पेसिफिकली बैन नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। कटिंग ट्रीज और ग्रेजिंग और हंटिंग यहाँ पे स्ट्रिक्टली बैन होती है जब तक परमिशन नहीं मिलती, स्पेशल परमिशन के बिना, ठीक है। यहाँ पे अलाउ होती है विद रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, और रेगुलेट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। राइट ऑफ लोकल पीपल वेरी लिमिटेड होते हैं, हालांकि कोई राइट होते ही नहीं है बिना ऑफिशियल परमिशन के, ठीक है। कुछ राइट होते हैं जैसे कि ग्रेजिंग और कलेक्शन ऑफ वुड्स जो अलाउ होते हैं, ठीक है। कंट्रोल की बात करें तो एक कंप्लीट कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट का इस पे, ठीक है। ये भी स्टेट कंट्रोल करता है बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है लोकल यूसेज के लिए, ठीक है। पनिशमेंट और वॉयलेशन, यहाँ पे स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होती हैं रिजर्व फॉरेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे लाइटर पेनल्टीज होती हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करते हैं जो दी गई है सेक्शन 2 में, ठीक है। जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो इंक्लूड करते हैं सब चीज़ को फॉरेस्ट से, जैसे कि टिम्बर, लीव्स, फ्रूट्स, बार्क, चारकोल और हनी, ठीक है।
जो ट्रीज होते हैं वो बिग ट्रीज नहीं होते हैं, इवन स्मॉल प्लांट और शर्ब वो भी इंक्लूड की गई है ट्रीज में। टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी जो यूज की जाती है फर्नीचर के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए। कुछ एक्ट है जो इस एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड है, मतलब मना किए हुए है कि ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अनलेस परमिटेड बाय फॉरेस्ट ऑफिसर, बिना फॉरेस्ट ऑफिसर के परमिट किए बिना। कुछ एक्ट है जो बैंड है रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। वो क्या है, सेटिंग फायर, आप आग नहीं लगा सकते जंगल को, ट्रेस पास नहीं कर सकते बिना परमिशन के, एंटर नहीं कर सकते, ट्रीज को कट नहीं कर सकते और उनकी ब्रांचेज को कट नहीं कर सकते, अपने कैटल नहीं चरा सकते, या फिर हंटिंग और कैचिंग एनिमल ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। बर्निंग ड्राई लीव इन ए रिजर्व्ड फॉरेस्ट एक ऑफेंस माना जाता है अंडर दिस एक्ट, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। पेनल्टीज एंड ऑफेंस दिया हुआ है सेक्शन 33, 39 और 52 में। ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट आर कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होते हैं, ठीक है। जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं ना वो सीज कर सकते हैं टूल्स को, व्हीकल्स को, एनिमल्स को जो यूज किए गए हैं फॉरेस्ट ऑफेंस को कमिट करने के लिए। तो उसके लिए फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकते हैं। आपको फाइन हो सकता है 500 रुपये का, या फिर इम्प्रिजनमेंट जेल हो सकती है 6 महीने के लिए, या फिर दोनों हो सकते हैं। बेसिक पेनल्टी कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, हायर मतलब कितनी भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रक पकड़ा जाता है इलीगल टिम्बर को ले जाते हुए, तो ट्रक भी और टिम्बर भी दोनों को सीज किया जा सकता है, ठीक है। पावर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर दिया हुआ है सेक्शन 72 में। उसके पास पावर होती है आपको अरेस्ट करने की बिना वारंट के, ठीक है। पावर होती है उसके पास सीज करने के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अभी फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन पड़ी है, वो क्या क्या इंक्लूड करता है, ठीक है। पावर टू एविक्ट अनऑथोराइज पर्सन फ्रॉम फॉरेस्ट, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है रिमूव करने के लिए लोगों को जो रह रहे हैं जंगलों में बिना किसी परमिशन के, ठीक है, और यूज कर रहे हैं जंगलों की ज़मीन को बिना किसी परमिशन के। जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो ट्रीट किए जाते हैं एज ए पब्लिक सर्वेंट अंडर आईपीसी सेक्शन 21। जैसे कि कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है वो आपको रोक सकता है, चेक कर सकता है आपके व्हीकल को, अगर आप रिजर्व्ड फॉरेस्ट के पास हो और वुड लॉग्स हैं आपके साथ में, ठीक है, तो वो चेक कर सकता है। राइट ऑफ विलेजर्स इंडिविजुअल सेक्शन 10, 11, 12 में दिया हुआ है। जब गवर्नमेंट बनाना चाहती है किसी भी फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, जिसको आप FSO भी बोलते हो, वो अपॉइंट किया जाता है। वो चेक करता है लोकल पीपल को, अगर उनके पास कोई एग्जिस्टिंग राइट है उस फॉरेस्ट के, जैसे कि ग्रेजिंग एनिमल्स, कलेक्टिंग फायर वुड्स, यूजिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। अगर राइट रियल और वैलिड है तो वो या तो उनको अलाउ कर देगा कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, या फिर उनको कंपेंसेट करेगा क्योंकि उनके राइट अब चले जाएंगे, या फिर चेंज या रिड्यूस कर देगा राइट को। यहाँ पे एक जान से क्या एग्जांपल पढ़ो, जैसे कि कोई ट्राइबल कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट को यूज कर रही है डिकेड्स, मतलब बहुत सालों से, तो उसको अलाउ किया जा सकता है उस लैंड को कंटिन्यू यूज करने के लिए, भले ही वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हो जाए, ठीक है। उस फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट होने के बाद भी उसको यूज करने दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है आज के टाइम पे? जो फॉरेस्ट एक्ट है ना, ये हेल्प करता है बैलेंस करने में, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्ट करने में यूजफुल होता है, चेक करने के लिए क्लाइमेट चेंज जैसे कि डिफोरेस्टेशन और वाइल्ड लाइफ लॉस, ठीक है। ये स्ट्रेंथन करता है एनवायरमेंटल गवर्नेंस को, सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वीडियो देख लेना। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, जो फॉरेस्ट एक्ट 1927 एक पावरफुल लीगल टूल है प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। ध्यान रखना, जो फॉरेस्ट है ना जस्ट लैंड नहीं होती है ट्रीज की, बट वो सोर्स होता है एक लाइफ का, ठीक है। तो यहाँ पे होती है आपकी ये पूरी वीडियो कंप्लीट। और फॉरेस्ट एक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने पूरा इसमें कवर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इसको लाइक कर दो। यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन की लिंक आएगी, उसको क्लिक करते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। यहाँ पे एक रिकमेंडेड वीडियो आएगी, वो देख लेना। यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट ये जो दिख रही है एनवायरमेंटल लॉ की, कुछ छूट गया तो उसमें जाकर के देख लो, पूरा सब कुछ कवर किया हुआ है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।